कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोगों को शुरू करना है कहानी, जो कि नया बैच आज से प्रारंभ है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें। जितने भी हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, जिनका एडमिशन आज हुआ है, वो सभी लोग ध्यान दें। जितनी भी चीज़ें आपको पीडीएफ वीडियो लेक्चर में बताई जाएँ, जो इस पीडीएफ में नहीं है, उन्हें आप लिखते चलें या समझते चलें। साथ में जो टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दी जा रही है, उस टेस्ट सीरीज का उत्तर आप लोग ज़रूर भेजें। जैसे जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, आज हुआ है, और मैंने पहले ही बता रखा था कि आज और कल 2 दिन में जितने भी एडमिशन होंगे उनमें 25% फ़ीस कम रखी गई है, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था। और बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ लगातार आ रही हैं। आज मेरा जन्मदिवस है, इस अवसर पर मैंने 25% फ़ीस कम कर रखी थी। तो प्रज्ञा है, रोहिणी है, यशवंत सिंह है, रंजीत, भोलानाथ, अंजनी, विनीता, सृष्टि, अक्षा, आदिति, अनूप और सौम्या, इनका एडमिशन जो कल और आज मिलाकर हुआ है। ये लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ों को समझते चलें। तो कहानी की विकास यात्रा से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में 17 कहानियाँ हैं, जिनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हैं और यूजीसी नेट में भी हैं। तो जो कॉमन है उन्हें भी हम लोग करते चलेंगे। जैसे दुनिया का अनमोल रत्न दोनों में है, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, रोज, चीफ की दावत, परिंदे, ये सब कहानियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हैं और नेट में भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में कहानी विधा का विकास। देखिए, कहानी नामक विधा का उद्भव हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में हुआ। हिंदी कहानी का स्रोत पंचतंत्र, हितोपदेश व जातक कथा आदि में ढूंढने के प्रयास किए गए हैं। आधुनिक कहानी का प्रवर्तन भारतेंद्र युग में हुआ। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विवाद है। देखिए, पहली कहानी को लेकर विवाद है, लेकिन उससे पहले और भी थोड़ी चीज़ जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतेंद्र युग में इसका विकास हुआ, 20वीं सदी में माना जाता है। अगर हम छोटी कहानियों की थोड़ी सी बात करें, अगर हम भारत से बाहर थोड़ी बात करें, तो अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो का नाम आपने सुना होगा। एडगर एलन, अगर नहीं सुना है तो कहीं लिख सकते हैं। एडगर एलन पो ये अमेरिकी कहानीकार हैं। इनको छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य वहाँ पर ना दिया गया हो, भारत की बात ना की गई हो, और पूछा जाए कि छोटी कहानी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वहाँ पर एडगर एलन पो को कहा जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें, भारत की बात करें, तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है, यानी 20वीं सदी। अगर कहीं पत्रिका का नाम देगा तो ध्यान रखना सरस्वती पत्रिका, यहीं से हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, गल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था, आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। मैंने आज जो पीडीएफ नोट्स दिया है उसमें मैंने आपको जो सूक्ष्मतर अंतर है वो भी मैंने उसमें दिया है कि उसे आप पढ़ लें कि कहानी, गल्प, आख्यायिका, इनमें क्या सूक्ष्मतर अंतर है। तो ये चीज़ बात कहानी की हो गई। अब किसने पहली कहानी किसे माना है, आइए उसकी बात करते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में यह इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न और यह बन जाता है कि इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो यहाँ पर इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी की पहली कहानी माना। लेकिन किशोरी लाल गोस्वामी ने इसे कहानी नहीं कहा है, बल्कि किशोरी लाल गोस्वामी ने अपनी इस रचना इंदुमती को कहानी न कहकर आख्यायिका कहा है। किशोरी लाल गोस्वामी ने अपनी इस रचना को कहानी न कहकर क्या कहा है, ध्यान रखना, आख्यायिका कहा है। अब यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आप हमारा वीडियो लेक्चर देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उन्हें आप समझते चलें, या अगर आपको नहीं पता है तो उन्हें लिखते चलें। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बहुत सारे आलोचकों ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना। लेकिन स्वयं किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इसे कहानी नहीं कहा, बल्कि आख्यायिका कहा है। लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को पहली कहानी माना। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप देख रहे हैं कि किशोरी लाल की रचना इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है 11 वर्ष का समय, उसे लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि यह हिंदी की पहली कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को कहानी नहीं माना। भले ही लक्ष्मी नारायण लाल ने कह दिया कि 11 वर्ष का समय हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं, आख्यायिका है ये। जिस प्रकार से किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती को आख्यायिका कहा है, ठीक उसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका कहा है। आख्यायिका शब्द की अगर बात करें तो इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आख्यायिका शब्द किस पत्रिका में प्रयुक्त होता था। तो कुछ लोग जल्दबाजी में सरस्वती लगा देंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था, जबकि मर्यादा पत्रिका है, माधुरी पत्रिका है, विशाल भारत पत्रिका है, इन सारी पत्रिकाओं में कहानी या आख्यायिका शब्द का प्रयोग नहीं होता था, इनमें गल्प शब्द का प्रयोग होता था। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मेरे जितने भी पेड मेंबर्स हैं, ध्यान दें, ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। आप जितने भी लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज 25% फ़ीस कम है, वो भी मैंने सभी लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कहानी शब्द की बात करें तो कहानी शब्द सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रयोग किया गया, तो सरस्वती पत्रिका में। आख्यायिका शब्द का प्रयोग अगर देखें तो इंदु पत्रिका में। गल्प शब्द का अगर प्रयोग देखें तो मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत पत्रिका में गल्प शब्द का प्रयोग होता था। राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली को पहली कहानी माना। किसने? तो राय कृष्ण दास ने। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा जा सकता है कि राय किसने, ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी माना, तो राय कृष्ण दास ने। राजेंद्र यादव ने चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसे हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है, इसको हिंदी की पहली कहानी माना। अब यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी का किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है, तो चंदा शर्मा की कहानी उसने कहा था। इसे हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। थोड़ी सी और संक्षेप में थोड़ी सी और विस्तृत में आपको बता दें, राजेंद्र यादव ने जब चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी माना, तो उन्होंने अपनी किस रचना में माना है?
अगर ऐसा बाय द वे कभी प्रश्न आता है तो राजेंद्र यादव की एक रचना है, ध्यान दीजिएगा, कहानी, स्वरूप और संवेदना। कहानी, स्वरूप और संवेदना रचना राजेंद्र यादव की है। उसी कहानी, स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पलेट का प्रभाव साबित करते हुए उन्होंने कहा कि उसने कहा था हिंदी की मौलिक कहानी है। सीधे रूप में उन्होंने उसने कहा था हिंदी की पहली कहानी नहीं माना, बल्कि उन्होंने एक कटाक्ष किया और कहा कि इंदुमती कहानी जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है, उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पलेट का प्रभाव है, इसलिए उसे हिंदी की पहली कहानी नहीं मानी जा सकती है। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी मानी जा सकती है। लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी साबित होती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप लिख लें, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में वृंदावन लाल वर्मा, जिन्हें हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है, इन्होंने राखी बंधभाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया। वर्तमान में कहानी को अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे आचार्य रविंद्र ठाकुर की अगर बात करें तो उन्होंने कहानी के बारे में कहा कि नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। वहीं अज्ञे जी ने कहा कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती है। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि कहानी वह कला है जो मानव के बाह्य जीवन और उसके अंतस्थल में बनते बिगड़ते हुए समूहों और समस्याओं को क्षणिक विद्युत प्रकाश की भांति सामने ला छोड़ती है और पाठक का मन एवं मस्तिष्क उसके भावों से घनीभूत हो जाता है। वहीं नामवर सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है। नामवर सिंह ने कहा है, नामवर सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो भी चीज़ें अलग से बताई जाएं उन्हें आप लिख सकें। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केवल कथन को सुनिए। प्रेमचंद जी ने कहा कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, ये सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है, ये कहा है प्रेमचंद जी ने। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी ने तो यह भी कह डाला कि जो मोसापा हैं, मोसापा का नाम आपने सुना होगा, मोसापा अनातोले, चेखव का नाम आपने सुना होगा, टॉलस्टॉय का नाम आपने सुना होगा, जो पाश्चात्य कहानीकार हैं, पश्चिमी कहानीकार हैं या विदेशी कहानीकार हैं। तो मोसापा अनातोले, चेखव, टॉलस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है, यह प्रेमचंद जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के जन्म ग्रहण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक में निकली सरस्वती पत्रिका की अहम भूमिका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भी है कि अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएँ या कहानियाँ निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी।
ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आरंभ में लिखी गई कहानियों पर संस्कृत और शेक्सपियर के नाटकों तथा बंगला कहानियों और लोक कथाओं का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु युग में प्राप्त कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मनोहर कहानी नवल किशोर का, वामा मनोरंजन राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का, हास्य रत्न चंडी प्रसाद सिंह का, कथा कुसुम कलिका अंबिका दत्त व्यास का। तो ये सारी कहानियाँ हैं। उपर्युक्त कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियों में लोक प्रचलित इतिहास, पुराण की कथाएं और शिक्षा नीति एवं हास्य प्रधान कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कहानी के नाम पर जिन स्वप्न कथाओं का उल्लेख किया गया है वह वस्तुतः कथात्मक निबंध हैं। इनका आरंभ कथात्मक पद्धति पर हुआ है, लेकिन आगे चलकर अवसर मिलते ही तत्कालीन समाज की विकृतियों का वर्णन आरंभ हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट की स्वप्न कथाएं कहानी और निबंध के बीच की रचनाएं हैं। कहानियों के अभाव में तत्कालीन पाठक लघु उपन्यासों, मध्यकालीन प्रेम कथाओं के गद्यात्मक रूपांतरों, रसात्मक लोक कथाओं और इन्हीं स्वप्न कथाओं से अपनी मानसिक तुष्टि कर लेता था। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित मौलिक कहानियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि कुछ ये मौलिक कहानियाँ हैं, जैसे इंदुमती है, गुलबहार है, प्लेग की चुड़ैल है, 11 वर्ष का समय है, पंडित और पंडितानी है, दुलाई वाली है। इन कहानियों का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। इसके अलावा कुछ और कहानियों की अगर थोड़ी सी बात हम लोग करें, थोड़ी सी बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो कहानी है इंदुमती, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना। वहीं बच्चन सिंह ने किसे पहली कहानी माना है? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि बच्चन सिंह ने किसे पहली कहानी माना है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं। बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी प्राणिनी प्रणय, ध्यान दीजिएगा, प्राणिनी प्रणय जो कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, उसी को बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है। समझ में आ गया? बाकी राजेंद्र यादव ने चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को माना है। दुलाई वाली की बात करें तो राय कृष्ण दास ने बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को पहली कहानी माना। लेकिन भवदेव पांडे, जिस तरीके से मैंने बच्चन सिंह को कहा उसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भवदेव ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? भवदेव। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? चलिए जान लीजिए। भवदेव पांडे ने बंग महिला की जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना। क्योंकि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 में हुआ है और दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में हुआ है। तो भवदेव पांडे ने कहा कि बंग महिला की जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, वो हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। समझ में आ गया आपके? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए,
तो हिंदी कहानी का विकास यात्रा को सरल रूप में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए साधारण रूप से 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन, उत्तर प्रेमचंद युगीन और स्वतंत्रोत्तर युगीन। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानियों की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद पूर्व युगीन कौन कौन सी कहानियों की रचना की गई उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी। इस काल को हिंदी कहानी का शैशव काल कहा जाता है। इस काल की कहानी रोमानियत, आदर्श, मनोरंजन से जुड़ी रही, लेकिन शिक्षित वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाई। यानी इस युग में कहानी परंपरागत जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ दिखती है। चूंकि इस समय यानी 1900 से लेकर 1915 तक, 1900 से लेकर वर्ष 1900 से लेकर 1915 तक की अगर हम बात करें, तो इस समय हमारे देश में, हमारा जो देश था वह नवजागरण के दौर से गुजर रहा था। इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी इन कहानियों में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो इस काल की कहानियां कहानी कला की दृष्टि से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैशव काल कहा जाता है, यह शैशवावस्था में थी, उन्हें प्रौढ़ता यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। हिंदी कहानी का आरंभ इंसाल्लाह खां की कहानी की रानी की केतकी कहानी, जिसे उदय भानु चरित भी कहा जाता है, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र का नचिकेतोपाख्यान से माना जाता है। इन रचनाओं में पौराणिकता, काल्पनिकता, इतिवृत्तात्मकता जैसे तत्व ही ज़्यादा विद्यमान थे। इस युग के प्रमुख कहानीकार और कहानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, राजेंद्र बाला घोष का धुलाई वाली। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ तो आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत के निकट थीं, जैसे चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा। तो इस खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसे आकाशदीप की चंपा को देखिए, देवरथ की सुमाता को देखिए, पुरस्कार की मधुलिका को देखिए। इसके अलावा प्रसाद ने अपने जीवन में कई कहानियाँ अलग अलग युगों में लिखी हैं। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेमचंद पूर्व युग की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जब प्रसाद की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अलग अलग युगों में अलग अलग कहानियाँ लिखी हैं। समस्त कहानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे हिमालय का पथिक, सुनहला सांप, सिकंदर की शपथ, सालवती, परिवर्तन, पाप की पराजय, बंजारा, वभ्रुवाहन, करुणा की विजय, कला, कलावती की शिक्षा, ग्राम, ग्राम गीत, गुदड़ी में लाल, गुंडा, गुलाम, गुदड़ी साई, तानसेन, दासी, मुखिया, देवदासी, नीरा, नूरी, पंचायत, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि और प्रलय। वहीं विशंभर शर्मा कौशिक की अगर हम बात करें, विशंभर शर्मा कौशिक की बात करें तो यह प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1912 ईस्वी में छप चुकी थी, लेकिन इनकी पहली कहानी कला में निखार 1918 ईस्वी के बाद आया। इन्होंने गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल आदि कहानियों की रचना की। वहीं सुदर्शन की अगर बात करें तो सुदर्शन ने भी बहुत सारी कहानियों की रचना की। ये भी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है, यह आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था, तो बद्रीनाथ था। प्रेमचंद के ही समान ये भी उर्दू से हिंदी में आए थे। इनकी पहली कहानी हार की जीत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चतुर्सेन शास्त्री की बात करें, राय कृष्णदास की बात करें, विनोद शंकर व्यास की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो ये सब कथा, तो इन सभी लोगों ने
जयशंकर प्रसाद की कथा लेखन शैली को अपनाया, चाहे वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो, चाहे वो राय कृष्णदास हो, चाहे वो विनोद शंकर व्यास हो। चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। इन्होंने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियां लिखी, जैसे वाणवधु है, हल्दी घाटी में, बावरचिन, भिक्षुराज, प्रबुद्ध, अम्बपालिका आदि। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिना बेगम का रूपांतर दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी नाम से किया है। वहीं राय कृष्णदास, जिन्हें सनेही उपनाम से जाना जाता है, इनकी रचनाएं साधना, अनाख्या, सुधांशु, प्रवाण, रमणी का रहस्य, अंतःपुर का आरंभ है। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की, जिसे वर्ष 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया। वहीं विनोद शंकर व्यास ने कल्पनाओं का राजा, विधाता, अपराध आदि कहानियों की रचना की। पांडे वेचन शर्मा उग्र, इनका कहानी संग्रह चिंगारियां हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उग्र ने उसकी माँ कहानी लिखी। उसी कहानी के आधार पर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं। किसने कहा? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा। किस कहानी के आधार पर? उसकी माँ कहानी के आधार पर। इसके अलावा उग्र जी की और कुछ कहानियाँ हैं, जैसे चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लज्जा। जैनेन्द्र की बात करें तो इन्होंने खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन आदि की रचना की। तो ये प्रेमचंद पूर्व युगीन की बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और बता दें, उसे आप ध्यान रखना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के नाम, जैसे कौन कौन सी कहानियां हैं जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। जैसा कि ऊपर मैंने अभी आप लोगों को उल्लेख किया, बताया। इंदुमती कहानी की भी मैंने बात की, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती के अलावा गुलबहार कहानी भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मेरी बातें आप लोग गौर से सुन रहे हैं, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, खासकर जिनका आज और कल में एडमिशन हुआ है। प्रज्ञा, रोहिणी, यशवंत सिंह, रंजीत, भोलानाथ, अंजनी, विनीता, सृष्टि, अक्षा, आदिति, अनूप, सौम्या, ये लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप नए हैं। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। जो चीज़ें समझाई जाएं, बताई जाएं, उन्हें गौर से सुनें। जो लिखने लायक है उन्हें आप जरूर लिखें। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ जैसे इंदुमती और गुलबहार, ये दोनों किशोरीलाल गोस्वामी जी की हैं। प्लेग की चुड़ैल, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली बंग महिला की, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी, जो कि गिरिजा दत्त वाजपेयी की है, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय, यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें। चंद्रदेव से मेरी बातें, जो मैंने अभी आपको बताया, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसे भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना है। तो राजेंद्र बाला घोष की दो कहानियां, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, इन दोनों कहानियों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज सुनाई पड़ती है, चाहे वो चंद्रदेव से मेरी बातें हो और चाहे वो दुलाई वाली कहानी हो। इसके अलावा केशव प्रसाद सिंह, जब चंद्रदेव से मेरी बातें की कहानी की बात होती है तो यहीं पर एक और ध्यान देना, चंद्रलोक की यात्रा शायद ही सभी लोगों को पता हो, ध्यान दीजिएगा। चंद्रलोक की यात्रा किसकी कहानी है? चंद्रदेव से मेरी बातें तो आपने सुन लिया,
उसके बारे में भी मैंने बताया कि जिसमें स्वदेशी आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ती है, जिसे बहुदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना। लेकिन चंद्रलोक की यात्रा कहानी केशव प्रसाद सिंह की है और यह डायरी शैली में लिखी गई प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। चंद्रलोक की यात्रा जो केशव प्रसाद सिंह की कहानी है, यह डायरी शैली में रची गई प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं वृंदावन लाल वर्मा ने जो राखी बंद भाई लिखा है, वो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। भले ही दुलाईवाली में बंग विभाजन का परिवेश लिया गया है, लेकिन उसमें स्वदेशी आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ती है। चलिए अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युगीन कहानी की बात करते हैं। हिंदी कहानी को अपने प्रारंभिक काल में प्रेमचंद व प्रसाद जैसे दो रचनात्मक प्रतिभाएं मिली, जिन्होंने हिंदी कहानी में युगांतकारी परिवर्तन किया। और इन दोनों में से जहां तक एक प्रतिभा यानी प्रेमचंद कहानी को समाज के व्यापक संदर्भों से जोड़ रही थी, वहीं दूसरी प्रतिभा यानी प्रसाद व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित कर रही थी। प्रेमचंद की कहानियां समाज सुधार की आदर्शोन्मुखी दृष्टि से लिखी गई। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका पहला कहानी संग्रह सोजेवतन प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, जिसमें 5 कहानियां थीं। सोजेवतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम इटली के देशभक्त मेजनी के जीवन और संघर्षों को केंद्र बनाकर लिखा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद युगीन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी के विकास यात्रा में प्रेमचंद प्रसाद युग से जाना जाता है, प्रेमचंद प्रसाद युग नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 2 प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों लोगों ने इस विधा को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूति और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। क्योंकि आपको पता है यह युग यानी 1915 से लेकर 1936 तक भारत की अगर स्थिति की हम बात करें 1915 से 1936 तक, तो यह युग भारत में हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युग के महात्मा गांधी युग के समानांतर चलता है। और इसी से महात्मा गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव हम देखेंगे तो इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ है। महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग के आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में हम लोगों ने बात किया, उनकी कहानियों के बारे में बात किया। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी सौत 1915 में प्रकाशित हुई, जबकि 1916 में इन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। ध्यान देना, प्रेमचंद उपनाम से, यहाँ दोनों में अंतर है। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत, लेकिन प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई कहानी ममता है। इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी पहली उर्दू कहानी कौन है, इसी को भी लेकर कई साहित्यकारों में विवाद का विषय बना रहा है।
सामान्यतः इनकी पहली उर्दू कहानी संसार का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके दुनिया व हुब्बे वतन को माना है। ये दोनों कहानियाँ, चाहे वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की बात करें, चाहे इसके दुनिया व हुब्बे वतन की बात करें, दोनों कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। एक बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र का नाम आपने सुना होगा। शरद चंद्र ने तो प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि भी दी है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी को कथा सम्राट किसने कहा है, कथा सम्राट की उपाधि किसने दी है, तो शरद चंद्र ने दी है। रामविलास शर्मा ने अपनी जो पुस्तक लिखी है प्रेमचंद और उनका युग, आप लोगों को पता भी होगा कि रामविलास शर्मा ने जो आलोचनात्मक रचना लिखी प्रेमचंद और उनका युग, उसमें कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है रामविलास शर्मा ने। और प्रेमचंद जी ने कहा भी है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये तो बात हम लोग प्रेमचंद जी की कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आप सब लोग ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की कहानियाँ आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी, कोई भी पुस्तक आपके पास होगा बहुत आराम से मिल जाएगा। जैसे बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, लगभग सभी कहानियाँ उनकी आप लोगों को याद ही होंगी। बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवासेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, मोटे राम जी शास्त्री, बहुत सारी कहानियाँ, दो बैलों की कथा, पूस की रात, अलग ओझा, इस्तीफा, ठाकुर का कुआं, होली का उपहार, ईदगाह, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, कफन। तो इस तरीके से प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप सभी लोगों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोगों को याद ही होगा। और जो उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं उसे उन्हें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे पूस की रात आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसकी चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाती है पूस की रात को, जिसमें प्रेमचंद ने हल्कू नामक किसान के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के ही आरामदायक जीवन जीते हैं। वहीं कफन कहानी, ये तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यथार्थवाद को सर्वोच्च स्तर पर दिखाया है और यह इनकी अंतिम कहानी भी मानी जाती है। इस दृष्टि से इसके दो चरित्र हैं, घीसू और माधव। घीसू और माधव के माध्यम से दिखाया गया कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। वहीं सदगति कहानी भी आप लोगों ने, मुझे लगता है कि पढ़ा ही होगा, कि दलित समस्या पर प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिसके अंतिम हिस्से में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रेमचंद जी ने दिखाया कि दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना किस प्रकार से सामने आती है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे और वो भी छायावादी कवि, लेकिन उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। एकदम ही प्रेमचंद जी से काफ़ी अलग हैं। इनकी कहानियों में छायावादी साहित्य की मूल प्रवृत्ति वैतिकता की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। प्रसाद की अनुरक्त संस्कृत व इतिहास से भी रही है, जो उनके कहानियों के काल, घटना व पात्रों से प्रकट होती है। उनकी कहानियाँ व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। इसके अलावा सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। कौशिक ने ताई कहानी लिखा, सुदर्शन ने हार की जीत कहानी लिखा। प्रसाद की परंपरा का निर्वाह जैनेन्द्र
इलाचंद जोशी, अज्ञेय, इन लोगों ने भी किया। प्रसाद की कहानी जैसे रूप की छाया, इसमें पात्र शैलनाथ और सरला को आप देख लीजिए। आकाशदीप कहानी में चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र को देखिए। ममता कहानी में ममता, चूड़ामणि, शहंशाह हुमायूं को देखिए। इसके अलावा 5 कहानी संग्रह इनके बहुत ही प्रमुख हैं और इनमें कौन कौन कितनी कहानियाँ संकलित हैं इन्हें आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे छाया में 11 कहानी, प्रतिध्वनि में 15 कहानी, आकाशदीप में 19 कहानी, आंधी में 11 कहानी और इंद्रजाल में 14 कहानी। इस पर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह में संकलित कहानियों के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा, या किस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या किस में सबसे अधिक संकलित हैं या किस में सबसे कम संकलित हैं। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रसाद की कुछ कहानियाँ तो आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट हैं, जैसे चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे आकाशदीप की चंपा, देवव्रत के सुमाता, पुरस्कार के मधुलिका, इन सब की बात यहाँ पर की गई है। विशंबरनाथ शर्मा की बात मैंने की, सुदर्शन की जितनी कहानियाँ हैं उनकी बात भी हम लोगों ने इससे पहले कर ही ली है। राय कृष्णदास की बात हम लोगों ने कर ली है, जैनेन्द्र की बात कर ली है। इन्होंने प्रेमचंद पूर्व युग में और प्रेमचंद युग में लगभग सभी में इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और दोनों में इनका नाम आता है। उत्तर प्रेमचंद युगीन कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे उत्तर प्रेमचंद युग में आप देखेंगे तो सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी कहानियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं यहाँ पर भी, और इसे कई भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद और प्रसाद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय जैसे कहानीकार प्रमुख हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी। ये कहानीकार फ्रायड से प्रभावित हैं। इन्होंने व्यक्ति और उसकी मन स्थितियों को महत्व दिया है। जैनेन्द्र की कहानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, ध्रुव यात्रा, एक दिन, राजीव और भाभी। ये जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों में चरित्र, वैशिष्ट, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष संबंध आदि हैं। इनकी अधिकांश कहानियों में मुख्य विषय नारी है, जैसे खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, जानवी, रत्नप्रभा आदि। इनकी पहली कहानी खेल है, जो कि विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर सामने आ सकता है। दूसरी कहानी फांसी है, जिसमें क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। वहीं इनकी कहानी जानवी को किसी विचारधारा के दायरे में रखकर नहीं समझा जा सकता है। दो चिड़िया कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इलाचंद जोशी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने मानव मन के भीतर झांक कर दमित वासनाओं व कुंठाओं का विश्लेषण किया है। इनकी कहानियों के पात्र किसी न किसी हीन भावना के शिकार हैं। इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान रखना, कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथ पीड़ित,
और परिस्थितियों के चंगुल में फंसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अज्ञेय और जैनेन्द्र की अपेक्षा अगर हम इलाचन जोशी की बात करें तो जैनेन्द्र और अज्ञेय की अपेक्षा जीवन की फांक समझ रहे हैं? जीवन की फांक यानी दो फांक, दो पहलू। फांक मतलब पहलू। जीवन के पहलू को समतल मैदान की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तरासा है। वो भीतर से भीतर की ओर उतरते हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन करते हैं। किसने कहा है? राजेंद्र यादव ने कहा है। राजेंद्र यादव ने कि कौन सी रचना है जिसमें कहा है कहानी के बारे में? कहानी, स्वरूप और संवेदना। अभी मैंने आपको बताया भी है। तो इलाचन जोशी ने जो रचनाएं की, जैसे धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अब उसके बाद अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने व्यक्ति स्वतंत्र पर कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की भी कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियाँ सूक्ष्म, विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियाँ हैं। अज्ञेय की कहानियों पर आप देखेंगे तो मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव आपको नजर आएगा। एक तो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और दूसरा सार्त्र का अस्तित्ववाद। इन दोनों का प्रभाव अज्ञेय की कहानियों पर स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा और इन्हीं दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मानसिक पक्षों का केंद्रीय महत्व आपको देखने को मिलेगा। भाई, अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण की बात करें, मध्य वर्ग के विस्तार की बात करें, ये सब, इन सब के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यही अज्ञेय के कहानियों में आप देखेंगे तो सबसे प्रबल आपको नजर आएगा। अज्ञेय की कहानियाँ लेटर बॉक्स, सरलदाता, बदला, देश बदला, ये जो 3 कहानियाँ आप देख रहे हैं, ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनकी कहानी रोज़ आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। रोज़, सरलदाता, ये दोनों कहानियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं, जबकि यूजीसी नेट में केवल रोज़ कहानी है, जिसे ग्रेगिन नाम से भी जाना जाता है। नारी जीवन की एक रस्ता को मार्मिक ढंग से चित्रित करने वाली कहानी है। रोज या ग्रेगिन कहानी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, स्मृति के गलियारे से, ये बहुत सारी कहानियाँ अज्ञेय की हैं। इसका PDF आप लोगों को मैंने भेज दिया है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इस व्यक्तिवादी विचारधारा के साथ यशपाल ने कहानियाँ लिखी। समस्या चाहे नारी शोषण की हो या पुरुष वर्ग के शासन की, वर्ग वैषम्य की हो, धर्म संबंधी आडंबरों की हो, समाज में फैले भ्रष्टाचार की हो, समाजवादी चिंतन की हो, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यशपाल जी ने लिखा है। इस समाजवादी परंपरा पर आगे चलकर राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, नागार्जुन, उपेंद्र नाथ अश्क ने सशक्त कहानियाँ लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जो 7वीं के बच्चे लिखा है, 7वीं के बच्चे में राहुल सांकृत्यायन जी ने एक ऐसी महिला की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है जो अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन और दवा का भी प्रबंध नहीं कर पाती है और उसके 4 बच्चे असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। वहीं यशपाल के बारे में आपने सुना ही होगा। खैर, इन्होंने तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी, लगभग 200 कहानियाँ लिख डाली, लेकिन पिंजड़े की उड़ान बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। राजेंद्र यादव ने तो यशपाल जी के बारे में कहा है कि यशपाल ने
मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए हैं। यह राजेंद्र यादव ने कहा है। अब इसके बाद नई कहानी की अगर हम लोग बात करें, नई कहानी की बात करें तो इसका सूत्रपात 1950 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसे प्रतिष्ठा भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी पत्रिका में मिली। यह कहानी आज़ादी के बाद मध्यम वर्ग द्वारा भोगे गए यथार्थ को प्रामाणिक और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। इसका बल अनुभूति की प्रामाणिकता पर है। नई कहानी का तो यहाँ पर नई कहानी आप देख रहे हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद की कहानी दादी माँ। यहाँ पर थोड़ा सा तथ्य आप ध्यान दें। डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की प्रथम कृति माना है, प्रथम संग्रह माना है। किसने? तो नामवर सिंह ने। लेकिन इस विवाद में उषा प्रेमवदा की वापसी का नाम भी आता है, जिसे पहली नई कहानी भी माना गया है। कई साहित्यकारों का ऐसा मानना है। और कहानी की अगर हम बात करें तो आ कहानी सन 60 के बाद आ कहानी आंदोलन शुरू हुआ। फ्रांस में एंटी स्टोरी की जो भूमिका थी वही कहानी भारत में आ कहानी की थी। आ कहानी में आप देखेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता थी जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता और शिल्पगत अमूर्तता। गंगा प्रसाद विमल जी ने तो कहा है कि आ कहानी कथा के अस्वीकृत आधारों का विशेष और किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। लेकिन यहाँ पर आ कहानी में आप देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने आएगी कि एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। वहीं साठोत्तरी कहानी, यह कहानी अनुभव की प्रामाणिकता, भोगे गए यथार्थ जैसे नारों के विरुद्ध थी। इसके प्रवर्तकों में रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल आदि थे। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 52 मिनट का लेक्चर हो गया, बहुत ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, इनके प्रवर्तक को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इनके प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तक का नाम है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। ध्यान रखना जो हमारे नए मेंबर्स हैं, रात में 9 बजे से 10 मिनट या 5 मिनट पहले वीडियो का क्लास का लिंक आपके व्हाट्सएप पर आएगा। प्रज्ञा, रोहिणी, यशवंत सिंह, रंजीत, भोलानाथ, अंजीत, विनीता, सृष्टि, अक्षा, अदिति, अनूप और सौम्या, ताकि आप इंतज़ार ना करें, परेशान ना हो। आपके व्हाट्सएप पर 9 बजे से 5 मिनट या 10 मिनट पहले वीडियो का लिंक आएगा और लाइव क्लास प्रारंभ होगी। इसी पर आधारित, कहानी की विकास यात्रा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में कराई जाएगी। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर या ऊपर लिखे नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। एक बार नंबर लिखना चाहें तो आप लिख लें। आज अभी एडमिशन लेने पर 25% फीस में आपको छूट मिल जाएगी। नंबर लिख लें 80 52, आप लिख लें 58 4 00 4। इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए, चाहे व्हाट्सएप कर लीजिए। फ़ीस और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। या 97 21 46 27 40, इन दोनों में से किसी एक नंबर पर चाहे आप फ़ोन करिए, चाहे आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप आगे बढ़ें, कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। ईश्वर आपको अपने पथ पर अग्रसर रखे और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाए।
आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।